नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जो है आपका टीजीटी का सिलेबस अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही साथ पीजीटी के सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दिशा में हम लोग जो है भारतीय राजनीतिक चिंतकों को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। मनु को पढ़ लिया है, ठीक है। मनु का जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र उसकी प्रमुख जो बातें हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की भी, ठीक है। धीरे धीरे एक एक ठो वीडियो जो है इसमें डालते रहेंगे और स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए या किसी चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर प्लेटो को पढ़ते हैं और अरस्तु को पढ़ते हैं। इन दोनों विचारकों से ही आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, प्लेटो और अरस्तु से। और प्लेटो और अरस्तु ये दोनों जो है यूनानी विचारक हैं। कैसे? यूनानी विचारक हैं। ये नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही काम आएगा। फिर आपका तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं हॉब्स को, लॉक को और रूसो को, ठीक। ये तीनों ही जो हैं आपके समझौतावादी या संविदावादी, ठीक है, आप कह लें संविदावादी विचारक, संविदावादी या समझौतावादी विचारक। इसके बाद दोस्तों, हॉब्स, लॉक, रूसो के बाद आप पढ़ते हैं बेंथम और जे एस मिल को, ठीक। बेंथम और जे एस मिल ये दोनों विचारक जो है आपके उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावादी कैसे विचारक हैं? उपयोगितावादी विचारक। और आखिरी में कार्ल मार्क्स को और पढ़ना है। कार्ल मार्क्स कैसे हैं? तो मार्क्सवादी विचारक हैं। इनका विचार मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष, ठीक है ना, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारकों में और भी आते हैं, जैसे एंगल्स हैं, ठीक। ये सब जो है आपके पढ़ने होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें खाली मार्क्स को पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। तो क्या क्या हमें पढ़ना है? एक तो यूनानी विचारकों को, जिसमें प्लेटो, अरस्तु हैं, और संविदावादी या समझौतावादी विचारकों को हॉब्स, लॉक, रूसो इसमें आते हैं, और उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम, जे एस मिल, साथ ही साथ मार्क्सवादी विचारकों को जे एस मिल हैं जिसमें, और कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्सवादी विचारकों में केवल मार्क्स हैं, ठीक। यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि समझौतावादी विचारकों में कौन कौन शामिल हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेता है, यूनानी विचारकों या किन से जो है राजनीति विज्ञान की शुरुआत या राजनीति शास्त्र की या राजनीतिक दर्शन की शुरुआत मानी जाती है, तो वो प्लेटो और अरस्तु हो जाएंगे। उपयोगितावादी विचारकों में प्रमुख नाम किसका आता है? तो बेंथम और जे एस मिल का आता है, ठीक। मार्क्सवादी विचारकों की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो कार्ल मार्क्स से। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के पढ़ने से पहले हम लोगों को देखना है, ठीक। पहला पॉइंट है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है, राजनीतिक चिंतन, ठीक, राजनीतिक चिंतन की, अभी राजनीतिक विज्ञान की नहीं, चिंतन की शुरुआत जो है यूनान से, यानी कि यूनान, ग्रीस से मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक स्वरूप का प्रारंभ। कैसा? फिलॉसफिकल, दार्शनिक या फिलॉसफिकल यानी कि दर्शन। दार्शनिक स्वरूप का प्रारंभ जो है किससे मानते हैं? तो प्लेटो के गुरु सुकरात से, ठीक है। अब देखिए, मैंने प्लेटो का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन दार्शनिक जो स्वरूप है राजनीति का, उसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? सुकरात से। तो कभी यह प्रश्न बनता है कि दार्शनिक राजनीतिक दर्शन के रूप में किसको जो है जाना जाता है? तो आप सुकरात लगाइएगा, अगर सुकरात दिए हों तो। नहीं तो किसको लगाएंगे आप? प्लेटो को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बात और है कि प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात हैं। सुकरात से ही इन्होंने, प्लेटो ने डायलेक्टिक मेथड यानी कि जिसको आप कहते हैं संवादात्मक शैली का प्रयोग किया था। अभी आगे पॉइंट आएगा तो लिख लीजिएगा आप लोग, फिलहाल इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो रोक रोक के आप लोग लिखते जाइएगा, मैं फटाफट
इसको बता देता हूँ। अगला पॉइंट है कि सुकरात ने डायलेक्टिक मेथड, जिसको आप संवादात्मक शैली यानी जिसको बोलते हैं वाद विवाद या क्रिया प्रतिक्रिया की शैली का प्रयोग किया। सुकरात ने डायलेक्टिक मेथड या संवादात्मक शैली क्या है? जैसे बात विचार, जैसे हमने कोई बात कहा और आपने उसका उत्तर दिया जी है, ठीक है, उत्तर प्रति उत्तर, एक तरीके से कहेंगे उत्तर प्रति उत्तर, यानी कि उत्तर प्रति उत्तर। जैसे कोई बात मैंने कहा और उसका कोई प्रति उत्तर आता है, फिर यहाँ से उस पर कोई प्रश्न बनता है, तो मतलब कि एक जैसे छन छन के कोई चीज़ जो है हमारे सामने आती है। उसी तरीके से डायलेक्टिक मेथड यानी कि संवादात्मक शैली का प्रयोग किया। इसी संवादात्मक शैली का सुकरात के जो शिष्य हैं प्लेटो ने भी प्रयोग किया है। अगले अगले पॉइंट में हम लोग नोट करेंगे। अगला पॉइंट है कि बाद में प्लेटो ने भी संवादात्मक शैली का प्रयोग किया, यानी कि यह पूछा जा सकता है कभी कि संवादात्मक शैली का जो प्लेटो ने प्रयोग किया है वह कहाँ से लिया गया है, तो आप किससे कहेंगे? तो वह इन्होंने सुकरात से लिया है। सुकरात कौन है? प्लेटो के गुरु हैं। ये पॉइंट करने के बाद अगला है कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो यहाँ पर पूछे अगर कि राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहते हैं, तो आपका प्लेटो को कहा जाता है। नोट डाउन करिएगा। अगला पॉइंट है प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक है, अभी पूरा एक बार देख लेंगे। अब प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। देखिएगा, सोफिस्ट विचारक कौन है? ये आपके सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। सुकरात सुकरात के शिष्य हो गए प्लेटो और प्लेटो के शिष्य हो गए अरस्तु। ठीक, ऐसे ही पढ़ना है। तो अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। इनका जो दार्शनिक दृष्टिकोण था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि राजनीतिक दर्शन का क्या कहा जा रहा है? पिता या जनक कहा जाता है किसको? प्लेटो को। तो इन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। किसने? अरस्तु ने। यानी कि जो प्लेटो की जो भी बातें या उनकी शिक्षा रही होगी उसको जो है समीक्षित करके या उस पर वाद विचार करके या उसमें संशोधन करके जो है उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रस्तुत किया होगा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको समराइज कर दिया जाएगा। ठीक, देखिएगा, तीन बातें हो गई। राजनीतिक दर्शन के गुरु प्लेटो को और राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको कह रहे हैं? अरस्तु को। कंफ्यूजन होगी, अभी अलग से नोट करवा देता हूँ। फिर अरस्तु ने क्या किया था कि नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग किया था। ठीक है ना। वैल्यूज़ को जो है प्लेटो ने काफ़ी जो है महत्व दिया था, तो उसमें इन्होंने संशोधन किया और नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग किया। और पहली बार क्या किया इन्होंने? राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में, ठीक है ना, यानी कि एक साइंस के रूप में जो है किसको? राजनीति को प्रस्तुत किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और ये क्वेश्चन बनता है टीजीटी में, सब इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिएगा, अरस्तु ने शासन को समझने के लिए 158 देशों के संविधानों का क्या किया? तुलनात्मक अध्ययन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बनता है। अतः अरस्तु को क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से एक ही जगह पर हम अगर नोट डाउन कर लें एक बात कि जो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था क्या कि देखिएगा, राजनीति का दार्शनिक स्वरूप, राजनीति का दार्शनिक स्वरूप नोट डाउन करिएगा। किसको कहते हैं? सुकरात के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हीं से प्लेटो ने भी लिया था। राजनीति का दार्शनिक स्वरूप फिर कौन प्रस्तुत करता है? तो प्लेटो। अभी आपने पढ़ा है ऊपर ना, ये देखिएगा, राजनीतिक दर्शन। ठीक, यहाँ पर नोट करिए, राजनीतिक दर्शन प्लेटो ने।
फिर क्या आ रहा है, राजनीति विज्ञान का जनक या स्वरूप किसको, अरस्तु। एक जगह सब नोट कर लेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर इसके बाद तुलनात्मक राजनीति का जनक, फिर से कौन, आपके अरस्तु। ये हो गया समरी। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा एक ही जगह पर ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब यहाँ से हम लोग क्या शुरू करेंगे, अब शुरू करते हैं पढ़ना आपका प्लेटो को। ठीक, प्लेटो यहीं से पाश्चात्य राजनीतिक जो शुरुआत है यहीं से मेनली माना जाता है। सुकरात जो है इनके गुरु थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारी ली। सबसे पहले देखिएगा एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट को समझते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से जैसे भी नोट करना हो। सबसे पहले इनको अफलातून कहते हैं इनका नाम, और अरिस्टोक्लीज भी कहा जाता है। ठीक है, अरिस्टोक्लीज भी, अरिस्टोक्लीज, अरिस्टो, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका जो समय काल है वह 428 बीसी से यानी बिफोर क्राइस्ट से 347 तक। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा कभी पूछता है तो। इनके द्वारा स्थापित एक संस्था जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछता है, एकेडमी संस्था। ठीक है, अकादमी, जिसको आप अकादमी लिख लेंगे, ठीक, पूछता है। और इस संस्था में चूँकि अरस्तु इनके जो है शिष्य थे, तो इस संस्था के जो मेन प्रोडक्ट थे वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु यहाँ के क्या थे, शिष्य, शिष्य या कहें आप तो स्टूडेंट, मेन स्टूडेंट, मेन स्टूडेंट। अब इनकी जो अध्ययन पद्धति थी या अध्ययन विधि थी, किस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया है, तो इन्होंने निगमन विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, और फिर संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक, जब डिटेल्ड पढ़ेंगे तो निगमन विधि क्या है उसको मैं बताता हूँ, और संवादात्मक शैली का यह भी मैंने बताया है कि कहाँ से लिया था इन्होंने, तो यह लिया है आपका सुकरात से। और ये निगमन विधि का जो प्रयोग करते हैं यहीं पर अरस्तु जो है, अरस्तु आगमन विधि का। ठीक, अरस्तु ने आगमन विधि का प्रयोग किया और इन्होंने निगमन विधि, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होती है इसलिए बता दिया मैंने, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इनका जो ग्रंथ है उसके बारे में अगर जानकारी ले तो इन्होंने 38 ग्रंथ लिखे, लेकिन प्रमाणिक हैं जिनको बारे में जानकारी प्रस्तुत होती है वो केवल 28 है। अब पूछता है कभी कदार तो नोट कर लीजिएगा। बाकी प्रमुख ग्रंथों की बात करें इनकी, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनकी है द रिपब्लिक, दूसरी है द स्टेटमेंट और द लॉज। इन्हीं तीनों से ही इनका पूरा जो राजनीतिक विचार है वह इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी और भी कई हैं तो इम्पोर्टेंट आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चूँकि ये क्रैश कोर्स है तो आपको इतना जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। अब इन बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक क्या है, यहीं से शुरुआत होती है इनके राजनीतिक विचारों की, और इसमें जो है यह आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, आदर्श राज्य की। ठीक, आदर्श राज्य क्या है, यानी उटोपियन जो स्टेट है, एक आदर्शात्मक रूप में जो है बहुत ही आदर्श, जहाँ पर कोई कमी ना हो, जहाँ पर राजा और प्रजा जो है सब बहुत ही स्वस्थ मस्त रहें। ठीक है, इस प्रकार के एक राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं। इन्होंने अपना लगभग जीवन जो है दार्शनिक राजा को बनाने में व्यतीत कर दिया था, लेकिन इसमें ये विफल रहे। बाद में इन्होंने दृष्टिकोण को अपने चेंज किया था, यानी आदर्श राज्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। यहाँ पर खाली ये वैल्यूज़ को ही महत्व दे रहे थे, बाद में इनका जो विचार था वह चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाते हैं। अभी आगे आएगा बताऊंगा मैं, ये इतना नोट करिएगा। यानी यहाँ पर क्या क्या बात हो रही है, आदर्श राज्य की बात करते हैं द रिपब्लिक में, दार्शनिक राजा की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आदर्श राज्य की बात या दार्शनिक राजा की बात किस बुक में किया है इन्होंने, तो द रिपब्लिक याद रखिएगा। इस बुक में और क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि विधि को, कानून को या लॉ को इन्होंने दार्शनिक राजा, जो ये दार्शनिक राजा की बात करते हैं, उसके अधीन कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो स्टेट है, यानी कि जो राजा है, सॉरी,
राजा है जो, राजा को नीचे जो है कानून ये बताते हैं, यानी कानून क्या है, राजा के अधीन है कानून। ठीक, दर्शन को ही ज्ञान का मुख्य स्रोत बताया है, क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए इनका, फिलॉसफिकल यानी कि दार्शनिक होना चाहिए। कैसा, दार्शनिक, यानी कि दार्शनिक होगा तो दर्शन ही जो है क्या हो जाएगा, मुख्य स्रोत बन जा रहा है ज्ञान का। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने में से ही क्वेश्चन पूछ लेगा और आप अगर इसको सही समझ गए तो आप पूरा सही कर लेंगे। इसके बाद अगली बुक है द स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने राज्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, राज्य का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करके 7 श्रेणियां बांटते हैं। और वो श्रेणियां पूछता नहीं है, लेकिन आप जान जाइएगा 7 श्रेणियों में बांटते हैं। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द लॉज। यहाँ से इनका जो राजनीतिक जो एक विचार था, राजनीति का विचार जो है इनका, इनका विचार जो है क्या हो जाता है, चेंज होता है। इनके विचारों में जो है परिपक्वता आती है। क्या आती है, परिपक्वता। और इनका विचार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, अब यह दार्शनिकता से यानी फिलोसफिकल से यथार्थता यानी रियलिस्ट की ओर बढ़ते हैं। किसमें, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक अप्रोच की ओर। अभी केवल दार्शनिक बातें कर रहे थे कि एक दार्शनिक राजा होगा, ठीक है, और राज्य में जो है कहीं भी कमी कोई नहीं रहेगी, सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और व्यक्ति का जो विकास है वह केवल राज्य में ही हो सकता है, और सभी लोग राज्य के अधीन हैं, मतलब राजा के अधीन है। राजा कैसा है, दार्शनिक है। लेकिन यहाँ पर वह जो है अपने विचारों में चेंज लाते हैं, अपने विचारों में परिपक्वता लाते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि यथार्थता को, ठीक, यानी वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर यथार्थता को भी इन्होंने स्वीकार किया। कैसे, इन्होंने अपना चिंतन यहाँ पर परिवर्तन कर लेते हैं इस बुक के माध्यम से, या इस बुक को लिखते वक्त, क्योंकि वो कई बार जो है क्या करते हैं कि दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, वो विफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। अंततः क्या होता है, ये अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं और समझ जाते हैं कि यथार्थता कुछ और है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्होंने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिएगा रिपब्लिक में क्या किया था इन्होंने, कि कानून को दार्शनिक राजा के अधीन किया था, लेकिन यहाँ पर ये कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, यानी लॉज को, विधि को जो है, कानून को सबसे ऊपर मान रहे हैं, और राजा को कानून के अधीन बताया है। यानी कि अब क्या किया इन्होंने, कि लॉ सबसे ऊपर है, यानी कि विधि या कानून ऊपर है, और राजा को अब इसके अधीन कर देते हैं। और ऊपर इन्होंने क्या किया था, जो द रिपब्लिक था इनकी बुक, वहाँ पर शुरुआत में इन्होंने क्या किया था कि राजा को कानून के अधीन कर दिया था। क्यों, क्योंकि राजा कैसा है इनका, दार्शनिक है, लेकिन बाद में ये यथार्थता के विचारों को अपने अंदर लाते हैं, और वहाँ पर जो है विधि को या कानून को जो है सर्वोच्च मानते हैं, और राजा को उसके अधीन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से इसको नोट करिएगा अपने हिसाब से। अगला पॉइंट है कि इस पुस्तक में इन्होंने उप आदर्श राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत कर दिया। अब उप आदर्श राज्य कैसे बोलेंगे, कि कभी पूछता है कि उप आदर्श राज्य की संकल्पना किस किताब में किया इन्होंने, तो वो द लॉज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिपब्लिक में तो ये कैसे राज्य की कल्पना करते हैं, तो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, है ना, लेकिन द लॉज में जो है, लॉज में ये चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर उप आदर्श राज्य बताते हैं फिर। ठीक है, आदर्श राज्य की कल्पना रिपब्लिक में, उप आदर्श राज्य की कल्पना इन्होंने किसमें बताया है आपका, तो लॉज में। और यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देखिएगा, अब इसको एक चार्ट से समझते हैं। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को नोट डाउन कर लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। जब युवा थे प्लेटो, यानी कि शुरुआत में जब ये अपना अकेडमी खोले हुए थे, तो वहाँ पर क्या है, इन्होंने बहुत ही शिक्षा नीति को अपने अच्छा बनाया हुआ था, कि इतने से इतने वर्ष तक जो है यह शिक्षा प्राप्त करेगा व्यक्ति, फिर परीक्षा देगा, उसमें फेल हो जाएगा तो व्यक्ति को वह कार्य करना है, और बाकी लोगों को और आगे पढ़ाई करनी। इस तरीके से जो छँटता हुआ आगे चला जाता था, वह राष्ट्र में दार्शनिक राजा बनता था। उसके नीचे वाले सैनिक वर्ग में चले जाते, तो उसके नीचे वर्ग वाले जो है आपका कार्यात्मक कार्यों से जुड़ जाते थे। ठीक है, तो ये भी आप अभी आगे पढ़ेंगे, वो मैं पूरा बताऊंगा क्या बात है।
फिलहाल यहाँ पर युवा जब रहते हैं प्लेटो, यानी कि शुरुआत में द रिपब्लिक के समय इन्होंने क्या किया था, इनका विचार कैसे था, काल्पनिक था, उटोपियन था। आदर्श राज की जहाँ बात करते हैं, ठीक है, कैसी आदर्श राज की बात करते हैं, और वह भी कहाँ पर, द रिपब्लिक में। ठीक है, जब प्लेटो के हैं प्रौढ़ हो जाते हैं, यानी कि जब परिपक्वता आ जाती है, ठीक है ना, कैसी परिपक्वता कहेंगे, परिपक्वता, यानी कि जब थोड़ा सा वह समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि रियलिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, रियलिस्टिक हो जा रहे हैं अब, ठीक है ना। यहाँ पर वह कल्पना के साथ साथ अब अनुभव को, ठीक, किसको, अब अनुभव को भी महत्व दे रहे हैं। अनुभव को महत्व देने से यानी कि रियलिटी को भी महत्व दे रहे हैं कि रियल क्या है, कि केवल काल्पनिक रूप में जो है राजा को दार्शनिक नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उप आदर्श राज की कल्पना प्रस्तुत की, और उप आदर्श राज की कल्पना में उन्होंने बताया कि अब क्या होगा, जो राजा है, जो इनका राजा है, वह कानून से ऊपर हो, कानून से नीचे होगा, है ना, यानी कानून को क्या सर्वोपरि बताया, सर्वोच्च बताया, द लॉज में। और लेकिन रिपब्लिक में इन्होंने क्या किया था कि राजा को ऊपर बताया था और कानून को नीचे बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा को यहाँ पर उन्हें ऊपर सर्वोच्च बताया था और कानून को नीचे। लेकिन जब ये क्या करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं, परिपक्वता लाते हैं, जब यह रियलिस्ट होते हैं थोड़ा सा, तो अनुभव को भी यह महत्व देते हैं कल्पना के साथ साथ। वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि कानून को सर्वोच्च मानते हैं और राजा को उसके अधीन मान लेते हैं। ठीक है, ये दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज यहीं तक रखेंगे, आप लोग देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इतने से ही एक आध क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा, द रिपब्लिक क्या है, द स्टेटमेंट क्या है, द लॉज क्या है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और इसके आगे का वीडियो में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इनका प्लेटो का न्याय है, शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, आदि चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे साम्यवाद वगैरह हो गया। ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।